गुड मॉर्निंग। NSO थर्ड स्टैंडर्ड यानी कि साइंस ओलंपियाड की एग्ज़ाम जो कल ही हुई है 5 दिसंबर 2023-24 को 2023-24 की फ्रेश पेपर है ये। इसका सल्यूशन हम आज देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन द 3 फिगर्स। अब ये नीचे 3 फिगर दी गई है, 3 फिगर हैं। इसमें हमें अलग अलग नंबर दिए गए हैं। मैं जूम करके बताती हूँ आपको। इसमें हमें अलग अलग नंबर दिए गए हैं और इन नंबर्स को देखना है, सब में सेम रूल होना चाहिए और वो रूल फॉलो करके हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर आएगा वो हमें देखना है। तो देखिए यहाँ 8, 15 और नीचे 23 दिया है, 17, 12 नीचे 29 दिया है, 14 क्वेश्चन मार्क नीचे 35 दिया है। अब हमें एक एक चीज़ लगा कर देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्लस करके। इसके टेबल में तो ये आता नहीं है या ये भी आता नहीं है, तो 8 + 15 कर कर देखेंगे। 8 + 15 होता है 23। अब यहाँ तो ये करेक्ट आ रहा है। अब यहाँ देखेंगे 17 + 12, 7 और 2 9, 1 and 1 2, यस 17 + 12 29 आता है। फिर अब हमें देखना है 14 में कितने मिक्स करने के बाद 35 आता है, तो 35 से 14 माइनस करो, कितना आएगा 21 आएगा। 21, 4 and 1 5, 1 and 2 3, 35। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 21। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यस्टरडे वॉज संडे द 8th डे फ्रॉम टुडे विल बी डैश डैश। उन्होंने कहा है कि यस्टरडे यानी कि कल संडे था। अगर कल संडे था तो आज से लेकर 8वें दिन कौन सा डे आएगा। देन 8th डे फ्रॉम टुडे, तो कल संडे था तो आज कौन सा डे है, मंडे है। अगर कल संडे है तो आज मंडे है। अगर आज मंडे है, मान लीजिए आज फर्स्ट डे है मंडे, तो आज से हमें 8 दिन देखना है। 8वें दिन कौन सा आएगा, तो ये फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ मंडे। फिर आ गया ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो 8 से लेकर 8वें दिन कौन सा डे आएगा, मंडे आएगा। तो ऑप्शन सी मंडे करेक्ट हो जाएगा। इसकी और एक इजी ट्रिक है, आज जो भी डे होता है राइट फ्रॉम टुडे, अगर 8 दिन से देखा जाए तो वही डे वापस आता है, 8 दिन। इसलिए 8वें दिन, 8 से 8वें दिन मंडे आएगा। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा है, आंसर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है हमें कि कल ये डे था तो फिर 8 से लेकर कौन सा डे 8वें दिन आएगा। थर्ड क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑड वन आउट। उन्होंने हमें ऑड वन आउट पूछा है। कौन सा ऑड वन आउट है, देखिए अल्फ़ाबेट्स दिए हैं J, H, D एंड R। ये 3 अल्फ़ाबेट्स उन्होंने दिए हैं हमें, 4 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। तो इसमें से हमें देखना है कौन सा ऑड वन आउट है। बहुत निहायत ही ईजी प्रॉब्लम है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। A groups of dash dash pizza slices each can be formed from the given pizza slices। नीचे कुछ पिज्ज़ा के स्लाइसेस दिए हुए हैं जो हमें बेहद पसंद है सभी बच्चों को। तो वो कहते हैं कि इसमें जो स्लाइसेस दिए हुए हैं उन स्लाइसेस में से 5 ग्रुप करना है। तो 5 ग्रुप कितने कितने पिज्ज़ा स्लाइसेस के 5 ग्रुप आएंगे, मतलब एक ग्रुप में कितने पिज्ज़ा आएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिज्ज़ा है। तो 10 के हमें दो के ग्रुप, सॉरी 10 के हमें 5 ग्रुप करना है। तो 10 / 5 कितना आता है, 5 2 ज़ा 10। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें 5 ग्रुप करना है। बहुत ईजी है,
पहले एक एक ले लो, एक एक ग्रुप में 1 2 3 4 5, फिर कितने रहते हैं 1 2 3 4 5, फिर वो एक एक ग्रुप में वापस डाल दो, दो कैसे भी करो दो दो ही आता है आंसर, आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। नीचे उन्होंने एक फिगर दी है, उसकी हमें करेक्ट मिरर इमेज देना है, ये एन एस और ओ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो सामने दिया है, जो भी अल्फ़ाबेट सामने है उसकी अगर मिरर इमेज देखेंगे तो वही अल्फ़ाबेट ऊपर नीचे नीचे सेम आएगा, मतलब उनकी जो सिचुएशन है वो कहाँ सिचुएटेड है, एन ऊपर है तो एन ऊपर ही दिखेगा, सिर्फ वह इमेज हमें उल्टी दिखेगी। तो ये एन ऊपर हमें उल्टा दिखना चाहिए। पहले हम देखेंगे एन कहाँ कहाँ उल्टा दिख रहा है, एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है। अब एस भी हमें उल्टा दिखना चाहिए, तो यहाँ तो एस उल्टा नहीं है, इसका मतलब यही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये तो ये एन उल्टा है, लेकिन एस सीधा है तो ये हो नहीं सकता, ये एन सीधा है ये हो नहीं सकता, और ये एन एस ओ, ओ जैसा है वैसा ही दिखेगा, और ये हो नहीं सकता क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स ही उन्होंने नीचे ऊपर दिए हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि प्लेस्ड एन अलार्म क्लॉक इन अ बॉक्स इन विच देयर वॉज नो एयर। रुचि ने एक अलार्म क्लॉक ऐसे बॉक्स में रखा है जिसमें बिल्कुल भी हवा नहीं है। द क्लॉक वॉज सेट टू रिंग आफ्टर 2 मिनट्स। 2 मिनट के बाद वो क्लॉक बजने वाली है, अलार्म सेट किया हुआ है, तो फिर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रुचिज ऑब्जर्वेशन आफ्टर 2 मिनट्स। 2 मिनट के बाद रुचि का ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? क्या आएगा देखेंगे। रुचि विल हियर अ लाउड साउंड ऑफ द रिंग। देखिए इसका जो रूल है, हम कभी भी हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम जब टॉकिंग करते हैं या कोई साउंड हमें आता है, कोई हमें आवाज़ देता है या हम किसी से बात करते हैं, इसका मतलब है हम एक दूसरे को सुन सकते हैं। अगर हम सुनते हैं तो मतलब है कि हम सुन सकते हैं। तो हम क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि सुनने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम वहाँ पे तैयार है। क्या मीडियम तैयार है वहाँ पे? अगर हम नॉर्मली घर पे या बाहर रोड पे या स्कूल में बात करते हैं तो एयर ये एक ऐसा मीडियम है जिसके वजह से हम बात कर जिसकी वजह से हम एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं। या फिर वाटर में भी हम एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे एयर ही नहीं है, एयर टाइट कंटेनर होगा वो, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, उसने एक अलार्म क्लॉक प्लेस किया है ऐसे बॉक्स में जहाँ एयर ही नहीं है। तो जब एयर है ही नहीं तो आवाज़ आने की कोई संभावना वहाँ पे उठती ही नहीं है या रह ही नहीं जाती है, आवाज़ आएगी ही नहीं। तो रुचि विल हियर अ लाउड साउंड ऑफ द रिंग, नहीं। बी ऑप्शन, रुचि विल हियर अ वेरी लो साउंड ऑफ द रिंग, नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे एयर ही नहीं है। ऑप्शन सी, रुचि विल नॉट हियर द साउंड ऑफ द रिंग, रुचि रिंग का साउंड ही नहीं सुनेगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, कुछ बोल नहीं सकते, ये भी नहीं होगा, यही होगा। रुचि विल नॉट हियर द साउंड ऑफ द रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स मेड बाय 3 फ्रेंड्स अबाउट प्लांट्स। हु अमंग देम हैज़ मेड अ करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे 3 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने प्लांट्स के बारे में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया है। हम लोगों को ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे। देखिए आयशा है, मैं आपको जूम करके बताती हूँ। आयशा है, आयशा बोलती है बनाना प्लांट हैज़ टैप रूट। उसने कहा है कि बनाना प्लांट को टैप रूट होते हैं, उनके जो रूट होते हैं उनका टाइप टैप रूट है, लेकिन ये रॉन्ग है। जो बनाना प्लांट होता है उसका जो रूट है उसका टाइप फाइब्रस रूट होता है। बनाना प्लांट को फाइब्रस रूट होता है, इसलिए रॉन्ग है। नेक्स्ट,
याम स्टोर्ड फूड इन इट्स रूट्स। जो याम है वो उनका जो फूड है वो रूट में स्टोर करते हैं। ये गलत बात है। जो याम प्लांट है वो प्लांट एक अंडरग्राउंड स्टेम है उसमें, और अंडरग्राउंड स्टेम में वो उनका जो फूड है वो स्टोर करके रखते हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड वाला इधर जो स्टेटमेंट किया है वो स्टेटमेंट है, देखिए, पाइन ट्री हैज़ नीडल लाइक लीव्स। पाइन ट्री को नीडल लाइक लीव्स होते हैं, हमें पता है पाइन ट्री को नीडल लाइक लीव्स ही होते हैं, मतलब सुई के टोक जैसे या सुई जैसे पतले पतले लीव्स उनको होते हैं। उनका रीज़न भी है, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Clothes that we wear in summer season are made with the material obtained from। समर सीज़न में हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो सभी कपड़े नीचे दिए गए कौन से चीज़ से ऑब्टेन होते हैं, मतलब मिलते हैं। तो समर में हम, सबसे पहली बात, समर में हम क्या पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे दिया है, ये एनिमल दिया है, इससे जो भी मिलता है वो हम विंटर में पहनते हैं। इससे भी नहीं मिलता है क्योंकि हम कॉटन देखना है, हमें कॉटन किससे मिल रहा है, इससे भी कॉटन नहीं मिलता है। ये है ही कॉटन का प्लांट, तो इससे कॉटन हमें मिलेगा ही मिलेगा। और इससे तो नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन डी जो है एक एनिमल दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी कॉटन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, unscramble the given letters and select the option that give the name of an omnivorous। क्वेश्चन हमें घुमा फिरा के इन्होंने पूछा है। वो कहते हैं कि नीचे हमने आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए हैं। जो ऑप्शंस है वो हमने प्रॉपरली नहीं दिए हैं, वो हमने आपको अनस्क्रैम्बल करना है। हमने वो अल्फ़ाबेट्स पूरे नीचे ऊपर लिख दिए हैं, तो अनस्क्रैम्बल करके ऐसी एक एनिमल का नाम हमें ढूंढना है जो कि ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का क्या मतलब होता है? ओमनीवोरस मतलब जो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। तो अब हम देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन मैं आपको जूम करके बताती हूँ फर्स्ट ऑप्शन क्या है। देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन है। एक्चुअली मैंने आप लोगों ने ही ये करना चाहिए, बट ठीक है। ये है एलिफेंट, इसका अगर अनस्क्रैम्बल करेंगे तो वो हो जाएगा एलिफेंट, जो कि हर्बीवोरस है, वो बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाता है। सेकेंड ऑप्शन है स्पैरो। हमें पता है स्पैरो जो है, यह स्पैरो नट्स भी खाती है और वॉर्म्स भी खाती है, मतलब ये एनिमल नॉनवेज भी खाती है और वेज भी खाती है। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी स्पैरो। स्पैरो इज एन ओमनिवोर एनिमल। थर्ड ऑप्शन है, इसका जो अनस्क्रैम्बल होगा वो होगा क्रोकोडाइल, और फोर्थ का जो अनस्क्रैम्बल है वो होगा जिराफ। मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि प्रॉपरली जो अनस्क्रैम्बल करने के लिए जो वर्ड्स दिए गए हैं वो आप अनस्क्रैम्बल करके हमें दे दीजिए, भले ही वो आंसर ना हो लेकिन उसका अनस्क्रैम्बल हमें दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू गिवन पिक्चर। यह पिक्चर हमें दिया है, देखिए यह पिक्चर हमें दिया है उन्होंने। एक लेडीज़ है या लड़की है, उसके सिर पर सिलेंडर है और हाथ में लगेज है, शायद बैग होगा। और इस पिक्चर के बारे में उन्होंने हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं जो हमें करेक्ट है या नहीं वो देखना है। और उन्होंने बताया है, पूछा है हमसे कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो आप हमें बताइए। देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन हम लोगों को देखना है कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिलेंडर दैट द वुमन इज कैरिंग ऑन हर हेड। ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वो अपने सिर पर कैरी कर रही है। ये करेक्ट है क्योंकि हम जो भी चीज़ें करते हैं, जिन भी चीज़ों पर कोई फोर्स लगा हुआ होता है
मोस्टली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्योंकि हम ज़मीन पे चल रहे हैं और हमें पता है हम ज़मीन पे ही क्यों हैं, क्यों हम आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें ज़मीन की ओर खींचता है। तो ये करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है वाइल वॉकिंग द वुमन इज ओवरकमिंग फ्रिक्शनल फोर्स इम्पोज्ड बाय द अर्थ सरफेस। जब हम लोग चलते हैं तो चलते समय नीचे ज़मीन पे फ्रिक्शन होता है हमारा, उस ज़मीन के साथ हमारे पैरों का फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब क्या? घर्षण होता है। तो ये करेक्ट है। जब ये जो वुमन है वो चल रही है तो उसको ओवरकमिंग फ्रिक्शनल फोर्स इम्पोज्ड बाय द अर्थ सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है उसके साथ उसके पैरों का फ्रिक्शन हो रहा है। करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटिक फोर्स इज हेल्पिंग द वुमन टू होल्ड द बैग। मैग्नेटिक फोर्स जो है उस वुमन को वो बैग होल्ड करने के लिए हेल्प कर रहा है। यहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फोर्स का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन डी देख लेंगे हम फिर भी। Earth's gravitational force is pulling the woman, the cylinder and the bag towards it. अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन तीनों चीज़ों को, ये वुमन, ये सिलेंडर और ये बैग, इन तीनों को अपनी ओर खींच रहा है। ये सही है। अगर ना खींचता तो सिलेंडर एक जगह पे उड़ता होता, ये बैग कहीं और उड़ रही होती और ये वुमन कहीं और उड़ रही होती, इसलिए ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज सन इम्पॉर्टेंट टू अर्थ। ये जो सन है, जो सूरज है, ये अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसका क्या महत्व है? फर्स्ट ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स लाइट एनर्जी टू ग्रीन प्लांट्स टू मेक फूड। फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया है कि सूरज जो है वह लाइट देता है, एनर्जी देता है, हमारे जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना जो फूड मेकिंग प्रोसेस है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो इसी सूरज की वजह से, इसी सूरज की लाइट की वजह से पूरा कर पाता है और इस पूरे धरती पर जो भी इंसान है, जो भी लोग हैं, जो भी प्राणी है वो खा सकते हैं। तो ये करेक्ट है क्या? हाँ, ये करेक्ट है। से नेक्स्ट ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स हीट टू इनेबल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव ऑन अर्थ। ये सूरज जो है ये हम लोगों को हीट भी देता है। हीट मतलब गर्मी देता है। ये जो कपड़े सूखते हैं, कहाँ से गर्मी आती है? सूरज से ही तो गर्मी आती है। तो ये सब चीज़ें जो है, लाइट है, एनर्जी है, हीट है, ये हमें सूरज से मिलता है। तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन उन्होंने दिया है इट रोटेट्स अराउंड द अर्थ टू गिव अस सीजन्स। इट रोटेट्स मतलब सूरज अर्थ के आजू बाजू में घूमता है। मैंने तो पहली बार सुना है। ये सूरज जो है ये कभी अर्थ के आजू बाजू में नहीं घूमता है, बल्कि जो अर्थ है वो हमेशा सूरज के आजू बाजू में घूमती रहती है अर्थ। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट है। अब देखेंगे यहाँ कहाँ है 1 एंड 2। फर्स्ट ही ऑप्शन है 1 एंड 2 ओनली, तो यहाँ पे करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिया इज सर्चिंग अ प्लेस एक्स इन द मैप। हर फ्रेंड टोल्ड हर इट इज नियर टू अ फेमस हॉस्पिटल in the map. The place X must be located close to which of the following symbols? देखिए सोनिया जो है उसको किसी X जगह पर जाना है और मैप में जो X जगह है वो जगह दिखाई है किसी हॉस्पिटल के पास में। अगर हॉस्पिटल के पास में है तो ऐसा कौन सा साइन है जो उसे उसकी X जगह पर जाने के लिए हेल्प करेगा? तो कौन सा साइन रहेगा? हमें पता है हॉस्पिटल के लिए हमेशा ये प्लस वाला साइन होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत poured the milk from a bottle into a glass as shown in the given picture. ये जो भारत है, ये जो भारत महाशय हैं, इन्होंने क्या किया है? जो मिल्क था कहाँ था? पहले बॉटल में मिल्क था। यह बॉटल का मिल्क इन्होंने इस ग्लास में
pour कर दिया है, डाल दिया है। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन यह पूछा है, इफ ऑल द मिल्क वॉज completely poured into the glass, which of the following statements about the glass of milk is correct? अगर पूरा मिल्क इसमें डाल दिया है इन भारत महाशय ने, तो फिर ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है नीचे दिया हुआ जो करेक्ट हो जाएगा? द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द ग्लास विल बी 50 ml। यहाँ पे उन्होंने कितना दिखाया है? 75 ml दिखाया है मिल्क, 75 ml मिल्क है। वो कहते हैं कि जब वो ग्लास में डाल देंगे, जब उन्होंने ग्लास में डाला है तो उसका वॉल्यूम 50 ml हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके पास 1 लीटर दूध है, चाहे वो 1 लीटर दूध आप पतीले में लो, ग्लास में लो, जग में लो, जार में लो, किसी बड़े बर्तन में लो, किसी प्लेट में डालो, सेम ही तो रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा ना, कम ज़्यादा कैसे होगा? इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी लिक्विड अगर किसी भी चीज़ के अंदर हम रखेंगे तो उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं होता है, उसका वॉल्यूम सेम रहता है। इसलिए फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द ग्लास विल बी 75 ml। सेकेंड ऑप्शन उन्होंने बताया है कि उस मिल्क का जो वॉल्यूम है वो 75 ml ही रहेगा, ये करेक्ट है। ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना कम होगा, उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्ड पार्ट्स डाइजेस्ट द फूड वी ईट यूजिंग डाइजेस्टिव फ्लूइड्स। इन्होंने यहाँ पर एक फिगर दी है जिसे मैं जूम करके आपको दिखाऊंगी। यह फिगर है, इस फिगर में उन्होंने XYZ, WXYZ ऐसे कुछ नाम दिए हैं, VXWYZ, और उन्होंने कहा है कि इसमें से ऐसे वे कौन से पार्ट्स हैं जिस पार्ट्स में अगर हम खाना खाते हैं अपने मुंह से, वो इस फूड पाइप से जाकर स्टमक में चला जाता है, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में चला जाता है, और वहाँ से वो एक्सक्रीटा के रूप में जो हमें जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है वो बाहर निकल जाता है या फेंक दिया जाता है। तो वे हमें पूछते हैं कि हमें बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्ड पार्ट्स डाइजेस्ट द फूड वी ईट यूजिंग डाइजेस्टिव फ्लूइड्स। ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो डाइजेस्टिव फ्लूइड का यूज़ करते हैं? ऐसा फ्लूइड, ऐसा एक लिक्विड होता है जो हमें हमारा जो फूड है वो पचाने में हेल्प करता है। तो देखिए, ये है W, ये है X और ये है Y। तो हमें स्टमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये 3 ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पर हमारा खाना जाता है तो वह डाइजेस्टिव फ्लूइड के साथ मिलकर वहाँ पे वो वर्क करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा WX एंड Y, क्योंकि ये जो W है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, X है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और Y है, सॉरी, W जो है ये स्टमक है, X जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और Y जो है लार्ज इंटेस्टाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून इन डैश डैश। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऐसा पहला आदमी है जो चांद पे पहला कदम उन्होंने रखा था। तो उन्होंने कब रखा था ये हमें सबको पता है। इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1950। तो हम सबको पता है 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने अपना पहला कदम चांद पर रखा था। इसलिए 21 जुलाई तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, 1969 दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेस्ट शोन हियर इज मेड बाय डैश डैश। यहाँ पे उन्होंने एक नेस्ट दिखाया है। देखिए ये नेस्ट है, ये नेस्ट किसने बनाया है? तो हमें पता है इतना सुंदर नेस्ट कौन बनाएगा?
उन्होंने ऑप्शन दिए हैं टेलर बर्ड, वेबर बर्ड, हमिंग बर्ड और आउल। तो इतना सुंदर ये जो नेस्ट है ये टेलर बर्ड ने बनाया है। क्यों, कैसे बनाती है टेलर बर्ड? अपने बीक से बनाती है, अपने बीक से वेविंग करती है। और किस किस चीज़ों का यूज़ करती है वो? ग्रास, लीव्स, ट्विग्स, जो काड़ी कचरा होता है, जो ग्रास होता है, वो सब घास फूस यूज़ करके वो बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट times when you need extra energy or when you do not get enough food to eat for a long time, stored dash dash is are used up to give you energy। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। ऐसे टाइम पे जब हम लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है या फिर जब हम लोग ठीक से खाना नहीं खाते हैं, तब हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है? बहुत लॉन्ग टाइम तक हम फ्रेश कैसे रहते हैं? कहाँ से हमें एनर्जी मिलती है? तो वो कहते हैं हमारे बॉडी में ऐसा क्या स्टोर किया हुआ होता है जिससे हमें इतनी एनर्जी मिलती है? तो ऑप्शन है मिनरल्स, ऑप्शन बी रफेज, ऑप्शन सी फैट्स, ऑप्शन डी विटामिन्स। मिनरल्स, फैट्स और विटामिन्स तो हमें पता है क्या है। ये रफेज क्या होता है? जो प्लांट फूड में जो भी फाइबर वगैरह होते हैं उन्हें रफेज कहा जाता है। ये मोटा मोटी इसकी डेफिनेशन है, उसे रफेज कहा जाता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करता है हमारे फूड डाइजेशन में। लेकिन इसका सही आंसर है फैट्स। हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स होते हैं वो फैट्स हम लोगों को हेल्प करते हैं। अगर हम बहुत देर तक खाना ना खाएं या ठीक से खाना ना खाएं तो यह हमें हेल्प करते हैं हमें तंदुरुस्त और चुस्त रहने के लिए। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। नेक्स्ट जो है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो और 18 क्वेश्चंस बाकी हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको जो भी है, जो भी समझ में आता है नहीं आता है, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिए। और ये जो वीडियो है आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।